उनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या खबर राजधानी पटना के गांधी मैदान से है, जहां जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ पप्पू यादव के सैकड़ों समर्थक गांधी मैदान थाना के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि जाप प्रमुख पप्पू यादव को मंगलवार को गांधी मैदान की पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके आवास से गिरफ्तार कर गांधी मैदान लाया गया। इधर समर्थक पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं महिला विकास मंच के संरक्षक वीना मानवी ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ये वक्त सभी को साथ मिलकर चलने का है, लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरह से एम्बुलेंस मामले को उजागर किया, उसके खिलाफ सरकार ने पप्पू को झूठे मामले में गिरफ्तार करवाया है। नहीं, अभी विवाद या कोई पुराना प्रकरण देखने और सोचने का वक्त ही नहीं है। अभी दुश्मन और दोस्त सभी एक होने चाहिए और अभी उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम एक कोई व्यक्ति तो है जो निकलकर डायरेक्ट पब्लिक की मदद कर रहा है। कम से कम इसमें सरकार की जो विफलता है ये छिप रही थी कि चलो वो विफल ही है, कोई तो मदद कर रहा है, कहीं से तो इंसान को मदद मिल रहा है। ये इंसानियत ख़त्म वैसे भी नहीं थी, सरकार में इंसानियत है ही नहीं, किसी की कभी कोई मदद नहीं मिल रही है। और हम लोग पर्सनली जानते हैं एक दो व्यक्ति को जिनसे ये लाभान्वित हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पप्पू यादव ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ना ही उन्होंने तोड़फोड़ की है। तो आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? कि आदरणीय नेता पप्पू यादव जी को इसी कमरे में जो बंद करके रखा गया है, वो उनको फंसाने नहीं, जान से मारने की साजिश है। कोविड का जो उनका जो रिपोर्ट है, अभी इन्होंने जांच कराया, निगेटिव है, लेकिन मुझे शंका है, डर है इस बात से कि यह जो बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार, ये कभी भी पप्पू यादव को पॉजिटिव बता करके और कोविड के बहाने ये मार सकती है। में नहीं आए हैं, इंसानियत के समर्थन में आए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में हम नहीं आए हैं। अभी जो पप्पू जी कर रहे थे वो कहीं से कोई गुनाह नहीं था, कहीं से कोई क्राइम नहीं था, ना तो तोड़फोड़ हुई थी, ना तो गाली गलौज हुआ था, ना तो किसी का नुकसान हुआ था। तो अभी जो हुआ वो बिल्कुल ही गलत हुआ है। इधर आंदोलन कर रहे समर्थकों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। राजद ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कड़े शब्दों में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की निंदा की है। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उस आवाज को दबाना चाहती है, केस करती है, मुकदमा करती है, गिरफ्तारी करती है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले लॉकडाउन में जब जनता की मदद के लिए बाहर निकले थे, तो आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव जी पर कर दिया गया था। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। पप्पू यादव ने मानवता के लिए लोगों को, दुख को, दर्द को अपने साथ सहकार करके लोगों को ऑक्सीजन, दवा, हॉस्पिटल में बेड, शमशान में लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था करने का काम किया। उस पप्पू यादव ने, जिसने सरकार की जो नीति है और कहती है कहना कुछ और करना कुछ, कि हम काम करते हैं कानून का, हम किसी को बचाते नहीं, किसी को छोड़ते नहीं, तो क्या हुआ? पप्पू यादव जी ने एक सांसद के घर पर जा कर के छापेमारी की और जो संसदीय विकास योजना से जो एम्बुलेंस लिया गया था, उस एम्बुलेंस का भंडाफोड़ करने का काम किया। कहाँ है वहाँ के जिलाधिकारी, कहाँ है वहाँ के योजना पदाधिकारी? नीतीश कुमार जी, कुछ तो शर्म करिए। आम आदमी पार्टी बिहार के
प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने पटना पुलिस द्वारा एनडीए के इशारे पर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। तो उन्होंने भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर पर छापा मारा और सैकड़ों एम्बुलेंस, नई एम्बुलेंस जो खड़ी अवस्था में छुपा कर रखे गई थी, उसका पर्दाफाश किया, उसका उजागर किया। इस खींच से षड्यंत्र रचकर पप्पू यादव जी को आज पटना में गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र पर हमला मानती है। रात जनता की सेवा में जुटा हो और फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह खतरनाक साबित होता है। ऐसे मामले की पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी जाकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो इससे जन आक्रोश पनपेगा। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य के दूसरे जिलों में काफ़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे में पेशेंट और उनके परिजनों के सामने खाने की समस्या आ गई है। लोग खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पटना के समाज सेवी पंकज रंजन ने पेशेंट और उनके परिजनों के लिए हर दिन अस्पतालों में भोजन उपलब्ध कराया है। पंकज रंजन ने बताया कि कोरोना महामारी से सभी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान अस्पताल में भर्ती पेशेंट और उनके परिजन ही हैं। उन्होंने बताया कि कई अस्पतालों में देखा है कि लोग भोजन के लिए परेशान हो रहे हैं। पंकज रंजन ने अपने साथी नागेश्वर सम्राट के साथ मिलकर अस्पतालों में मुफ्त खाना और पानी की बोतल की मुहिम शुरू की है। कोरोना महामारी विकराल रूप लेने लगी है। सबसे ज्यादा लोगों के हुजूम अस्पतालों में देखे जा रहे हैं, जिसके परिजन अंदर वार्ड में भर्ती हैं। ऐसे में लोगों को सेवा एवं सहयोग के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना विगत कई दिनों से अपना सेवा कार्य चला रही है। इस कड़ी में आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना महानगर द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के परिजनों के बीच 350 से 400 प्रतिदिन पैकेट भोजन का वितरण किया जा रहा है। मास्क अप इंडिया के तहत पटना के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि इस कोरोना काल में सभी लोगों को 2 गज दूरी है बेहद जरूरी। समय समय पर निरंतर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलें तो जरूर मास्क लगाएं। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका इन्फेक्टिविटी रेट यानी कि फैलाव और प्रसार रेट दर बहुत ज्यादा है। भले उसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम हो, तो फैलाव रेट को कम करने के लिए हम परहेज से ही इसको कम कर सकते हैं। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। मास्क लगाना अनिवार्य है, वही आपका वैक्सीन है। हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, वातावरण की सफाई, हाथ की सफाई, इससे हम वायरस के चुन रोक सकेंगे और फैलाव रोक सकेंगे और इसी से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हो भी जाए, अगर कोरोना, ये जान लें 95% से ज्यादा लोग कोरोना में घर में रह के ही ठीक हो सकते हैं, कुछ दवाइयों से जो चिकित्सक के परामर्श पर लें और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। घबराना नहीं है, ये महत्वपूर्ण चीज है। घबराहट की चीजें सकारात्मक विचार रखें। हम कोरोना पर ज्यादातर केस में सकारात्मक विचार से होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं, और कुछ मरीजों में जिसमें कि लंबे दिन तक फीवर रहे, सांस फूले, सांस में दिक्कत आए, ऑक्सीजन की गिरे, तो हम कुछ जांच कराते हैं और जांच के उपरांत अस्पताल में भर्ती लेते हैं। विभिन्न प्रकार के उपचार होते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत हो, स्टेरॉइड की जरूरत हो, अन्य दवाइयों की जरूरत हो, तो बाकी के बाद हम स्वस्थ और ठीक हो सकते हैं। बहुत बड़ा चीज है कि इसके वक्त में हम अनावश्यक दवाइयों की होर्डिंग ना करें, अनावश्यक ऑक्सीजन की होर्डिंग ना करें, और हम सकारात्मक एटीट्यूड रखें। निश्चित ही हम कोरोना से जंग जीत सकेंगे। और कोरोना से जंग जीतने में एक महत्वपूर्ण हथियार अगर हमारे पास है तो वो वैक्सीन है। वैक्सीनेशन जरूर लें, लोगों को प्रेरित करें, जब आपका समय आए तो समय पर लें, और वैक्सीन के बारे में किसी तरह दुष्प्रचार में नहीं आवे, उसके बहकावे में नहीं आए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम वैक्सीन लेकर ही कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। कोरोना को लेकर के जितनी सकारात्मक अब जो जितनी चीजें आ रही हैं
वो कोरोना को लेकर हमें करें और अनावश्यक रिश्तेदारी ना निभाएं, अनावश्यक जमावड़ा न करें, अनावश्यक फंक्शन में नहीं जाएं, सरकार के डंडे का इंतजार न करें, मन का बात सुने, भीड़ भाड़ के रास्ते में न जाएं। निश्चित ही मिलकर संग हम जीतेंगे कोरोना से जंग। पूर्वी चंपारण के केसरिया में आगामी त्योहार व पर्वों को लेकर मंगलवार को पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष की विशेष मौजूदगी में कई विशेष विषयों पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक पर थानाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि ईद पर्व को लेकर शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का अनुरोध किया। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना से सटे गांव में सूखा पेड़ उठाकर ले जाने एवं जमीनी विवाद को लेकर दबंग पैक्स अध्यक्ष सहित दर्जनों लोगों ने लाठी डंडे से मारकर एक ही परिवार की महिला सहित आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर किया गया है। विवाद सर कोई भी नहीं था, हम लोग तो शादी के लिए आए हैं। जस्ट अभी मैरिज हुआ है, मेरा 26 को ही मैरिज हुआ है। अच्छा। और हम लोग तो आराम से अपना घर में रहते थे, किसी से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। वो लोग पहले से सर प्लानिंग बना के गैंग बना के तब आए थे मारने। इस भीषण आपदा कोरोना महामारी के बीच लापता सांसद ललन सिंह को जो भी खोजकर जनता के हवाले करेगा उसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए नगद इनाम देगी। यह बातें सोमवार को एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने कही है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के लापता होने का पोस्टर जारी करते हुए सोशल मीडिया के साथ शहर के कई चौक चौराहे पर लापता सांसद ललन सिंह की तस्वीर छपवाकर जगह जगह सटवाई है। आज जब वैश्विक महामारी कोरोना से प्रतिदिन अनेकों लोग मर रहे हैं, कोरोना संक्रमण से लोग बुरी तरह से डर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी मुंगेर सांसद ललन सिंह को मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोगों का कोई चिंता नहीं है। बेगूसराय में कोरोना महामारी के बीच लोग एक दूसरे की मदद को लगातार आगे आ रहे हैं। ऐसा ही एक स्कूल के प्रबंधक ने अपने बंद पड़े स्कूल में एक मिनी अस्पताल खोल दिया है, जिसमें 30 ऑक्सीजन युक्त बेड लगाए गए हैं। दरअसल स्कूल प्रबंधक पंकज सिंह की बहन की मौत कोरोना की वजह से हो गई है, जिसके बाद पंकज सिंह ने किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन के अभाव में या पैसे की कमी से ना हो, इसको लेकर अपने दून पब्लिक स्कूल में 30 बेड और एक मिनी अस्पताल खोल दिया है। स्कूल प्रबंधक ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर इस अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक की तैनाती करने की मांग की है। हमारी सिस्टर थी जो इसी कोरोना से गुजर गई और उस दौरान हमको हॉस्पिटल में रहने का मौका मिला। वहाँ हम देखे बहुत से पेशेंट ऑक्सीजन के अभाव में तड़प के दम तोड़ दे रहे। तो हमको वहीं से ये विचार आया कि क्यों नहीं, जब मेरा स्कूल बंद है, स्कूल अपने खर्चे पर एक ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करें, जहां कोई पेशेंट जो रोड पर मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, उनको ऑक्सीजन दिया जाए। खबर राजधानी पटना के राजीव नगर से है, जहां समाज सेवी लगातार कोरोना काल में लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाज सेवी सनी कोरोना वायरस से लड़ रहे लोगों को दवा खाना और साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं, लोगों की जान बचाने में मदद भी कर रहे हैं। और ये अभी भी देखिए काम कर रहे हैं। इनके स्कूटी पे ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर के बात तो आप जान ही रहे हैं किस तरह से कालाबाजारी हो रहा है। 1,00,000 1.5 लाख रुपए में जो है बिक रहा है और बहुत से लोग पैसे ना होने के वजह से जान गंवा रहे हैं। और ये सनी है, इनसे हम जुड़ेंगे। सनी, आपके भी परिवार है और आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप निकल कर लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, क्या होता है ना कि जब हमारे देश की बात आती है तो हम लोग जो लोग फौज में भर्ती नहीं हो पाते हैं, वो लोग ये सोचते हैं ना कि काश हम लोग फौज में रहते और अपने देश के लिए कुछ सेवा करते। तो फौज में तो भर्ती नहीं हो पाए, इस तरह का महामारी फैलते चला गया और लोगों की जान मतलब कि जा रही है अभी लगातार। तो हम लोग सोचे कि चलो कुछ ऐसा किया जाए जो एक सैनिक के जैसा हो। तो हमारी टीम बीइंग हेल्पर है और हमारी टीम के मैक्सिमम सदस्य लोगों ने प्लान किया कि अब हम लोग ऑक्सीजन के लिए हम लोग काम करेंगे, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। इसके लिए हम लोग को बहुत सारे क्लब लोग ने भी सपोर्ट किया और अभी हम लोग लगातार ऑक्सीजन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डर तो बना रहता है, मेरा 2 साल का घर में बेटा है, मगर किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग इंसानियत के नाम पर
समझ सकते हैं कि क्या है। लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं? लोग आपके पास आ रहे हैं, आप लोगों के पास जैसे सबसे बड़ी किल्लत सिलेंडर की है, और ऐसे में आप अभी लगातार सिलेंडर की ही बात कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन आप रिफिल करवा के लोगों को घर मुहैया करवा रहे हैं, और जो कोरोना पीड़ित है उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और सारे डिटेल हम लोग शेयर कर चुके हैं, और बहुत सारे पेशेंट के बारे में हम लोग को रेफरेंस के द्वारा भी जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि हम लोग वेरीफाई करते हैं कि कौन से पेशेंट नीडी हैं, क्योंकि अभी के डेट में मैक्सिमम लोग घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए जानबूझ के फ़ोन करते हैं, नकली रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा ये चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग व्हाट्सअप कॉलिंग करवाते हैं, हम लोग देखते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में है, और जो बेसिक जो सरकार जो बताया है या डॉक्टर बताया है या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कि हाँ इनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, इतना लेवल ऑक्सीजन रहेगा तब इन्हें जरूरत पड़ेगा, तो वैसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करके, और ख़ास करके जो लोग गरीब हैं या जो विधवा महिला है या जो प्रेग्नेंट महिला है या जिनके घर में सिर्फ बेटियां हैं या कोई बुजुर्ग हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके खोज कर हम लोग मदद कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को आपने मदद किया है, और लगभग रोज़ कितने लोगों को मदद करा, और सिलेंडर के अलावा भी और किस तरह की आप मदद कर रहे हैं? सिलेंडर के अलावा खाना देना, खाना पहुंचाना, दवाई मुहैया कराना, जैसे डॉक्टर लोग जो दवाई लिख रहे हैं उनको हम लोग लोकल मार्केट से लोकल दवाइयाँ खरीद के हम लोग उनके घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, सब्जी पहुंचा रहे हैं हम लोग, राशन पहुंचा रहे हैं हम लोग। और अभी तक अगर देखा जाए तो अभी हम लोग 250 से ऊपर लोगों को हम लोग अभी तक मतलब कि जान बचा चुके हैं। पूरे बिहार के पूरे ज़िले में आपकी टीम है, और सब जगह भी इसी तरह से मदद हो रही है क्या? हाँ जी, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि हर एक ज़िले में मदद करें, मगर अभी पटना में अगर आप देखेंगे तो कोरोना का सबसे ज़्यादा मतलब कि 15-20 ज़िला मिलकर पटना एक ज़िला बन चुका है, और बाहर के ज़िले के लोग भी यहीं पे पहुंच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है अभी हम लोग पटना में ही, हम लोग पटना को ही देख रहे हैं। बेगूसराय में बाबा के द्वारा शिष्या को भगाकर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज होने के 20 दिनों के बाद ही आरोपी बाबा को शिष्य के साथ मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर गांव में शांति गुरुकुल राघवेंद्र आश्रम नाम से रामाधार चौरसिया आश्रम चलाता था और सत्संग का काम करता था। आरोप है कि गांव के ही एक छात्र को बाबा रामधार चौरसिया के कथावाचक बनाने के और बहला फुसलाकर 21 अप्रैल को लेकर फरार हो गया। परिजनों ने उसी समय भगवानपुर थाना में रामधार चौरसिया पर छात्र को बहरा फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। मोतिहारी जिला चकिया में रखकर मेरे साथ मारपीट की है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। गलत ढंग से पकड़ फंसा रहे हैं। मामला यही है कि ये जो लड़की जो था, लड़की और जो ये महात्मा जी है, दोनों का घर बनवारीपुर पड़ता है। पूर्व में मैंने 1 महीना पहले ही किए थे जग, वहाँ पर जग करवाने में ये जितना भी खर्च का ब्यौरा लेन देन का ये लड़की के ही माध्यम से महात्मा जी करवाए, और जग समाप्त होने के बाद ये लड़की को अपना भला फुसला करके लेकर के चले गए यहाँ से मोतिहारी में रखे। मोतिहारी में रखने के बाद करीब 20 दिन से रखे हुए थे। तो हम यहाँ से पता लगाए, गुप्तचर द्वारा पता किए तो मोतिहारी चकिया थाना अंतर्गत सुबोध चौरसिया के यहाँ रखे हुए थे। तब हम रात में जाकर के फोर्स के लेकर के छापामारी किए और उसके बाद ले आए यहाँ। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच नोएडा से बिहार आए एक परिवार की दिल दहलाने वाली कहानी सुनकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। कोरोना का लक्षण पाए जाने के बाद महिला ने अपने पति को इलाज के लिए भागलपुर के निजी नर्सिंग होम ग्लोकल अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि कई अस्पतालों का चक्कर लगाने के बाद भी डॉक्टर ने इसके पति की जान नहीं बचाई। यह तो एक बड़ी लापरवाही की बात है, मगर इन अस्पतालों में इस महिला के साथ जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने वाली बात है। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे, ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो।
जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूँगा। मैंने बोला ठीक है भैया, आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसे ही कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे, और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं, बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाई पैप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग जब भी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब। आईसीयू में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए। क्यों ख़त्म हुए? वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आ जाओ, दिक्कत हो रही है, और सिस्टर नहीं आती थी। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड और मर गए वो अंकल वहीं पे। इतना मेरे हस्बैंड डर गए। शाम होते होते मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी, पूरा ये सब ड्राई हो गया, एक लेयर वाइट कलर का जम गया उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। अचानक से मेरे दिमाग में आया ना, डॉक्टर को कम से कम 5-6 बार मेरी बहन बुलाने गई है, क्योंकि कोई डॉक्टर था ही नहीं ड्यूटी। कब हुई आपके हस्बैंड की डेथ में? परसों। सुनिए मेरी बात, पहले पूरी कहानी मेरी सुनिए। मेरी बहन 5-6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को मायागंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे। जब हमने देखा जाके सर, तो लाइट ऑफ, इमरजेंसी के नाइट डॉक्टर्स का लाइट ऑफ, और सब नीचे बिछा के मूवी देख रहे हैं और सो रहे हैं, और दरवाज़ा तक नहीं खोला सर। मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत हुई, जब मेरी दीदी बहुत जाके चिल्लाई, तब एक डॉक्टर आए वहाँ से, तो उन्होंने देखा क्या कि मास्क, उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस मास्क लगा के छोड़ दिया था। ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नहीं रहा था। जब बहुत कम हो गया तब वो डॉक्टर आए और पाइप लगाया। मेरे हस्बैंड तुरंत में जिंदा हो गए। उसी दिन से उनके दिमाग में वो ऑक्सीजन की किल्लत का डर बैठ गया सर। बहुत 7 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे। फिर उस दिन इतना वो डर गए, वो बोले नहीं अब हमको कहीं बाहर लेके चलो। दिल्ली में सर हमने बेड का किया, बहुत पता नहीं था, दिल्ली में कहीं भी जगह नहीं था। हम पटना आए, राजेश्वर हॉस्पिटल में सर पटना आए। यहाँ पे इन्होंने कहा आईसीयू में अटेंडेंट नहीं अलाउड हैं, नहीं जाओगे आप। मेरे हस्बैंड रोने लगे कि मेरी वाइफ को बस भेज दो, वो रहेगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। इन लोगों ने नहीं अलाउ किया सर। मैंने देखा एम्बुलेंस से हम लोग भागलपुर से पटना आए थे राजेश्वर, रास्ते में उनको 3 बार पॉटी हुई थी सर। उसी गंदे बेड पे उनको 4-5 घंटे राजेश्वर में सुलाया रहा। मैं 10 बार जाके बोली बाहर से कि सर प्लीज़ बेड क्लीन कर दीजिए, वो हम लोग देख लेंगे ना। एक डॉक्टर निकले, मैंने बोला, वो मेरे हस्बैंड अंदर से ना बोल नहीं पा रहे थे ना, अंदर से ऐसे कर रहे थे, बुला रहे थे सबको। मैंने कहा सर वो बुला रहे हैं किसी को बाहर से, तो एक डॉक्टर मुझे कहता है अरे छोड़िए ना, वो छोड़ा तो ऐसे ही बौखला रहा है जब से आया है। मैं उस समय कुछ नहीं कर पाई सर। उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल जब 37 हो गया, तब मेरे साथ मेरी दीदी थी, मेरे जीजा जी थे और मेरे जेठ थे। तब मैंने अपने जीजा जी को बोला कि अब मेरे से नहीं रहा होगा, मुझे किसी तरह से अंदर भिजवाइए। तब उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में। मेरे बाबू का ऑक्सीजन लेवल मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला, मैंने बोला सर अटेंडेंट अलाउड है, सारे के अटेंडेंट बैठे हुए थे। तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलाउड नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, सब तो कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग कितना देखें, हम लोग क्या मर जाए खांसते सबको देख के। बैठिए चुपचाप और देखिए। 15 दिन तक सर एक टेबल पे एक लगातार मैं बैठी हूँ। आज 1 महीना पे मैंने ब्रश किया है सर, 1 महीने पे ब्रश किया है। मैंने बाबू को बहुत ठीक कर दिया। इतना स्ट्रॉ लगा के सर, मास्क के अंदर से स्ट्रॉ लगा के बाबू को मैंने जूस, दाल, रोटी सब कुछ पिलाया सर। इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फर्स्ट डे बोला था ये बचेगा नहीं, वो डॉक्टर सर 3-4 दिन बाद कहता है टचवुड क्या कर दिया आपने इनके साथ, ये तो एकदम ठीक हो गए। गजब का फाइट दिया आप दोनों ने मिल के। मुझे क्या पता
लगता था कि मैं फाइट दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबू को ख़त्म कर देंगे। इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं ख़त्म होगा बाबू। 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा, क्या करते। आज पूरा देश इस संक्रमण से बचने के लिए लाखों उपाय कर रही है। वहीं गया में शहर के प्रमुख मार्ग जीबी रोड में 4 तल्ला इमारत में बने रेडीमेड कपड़े की दुकान बॉम्बे बाजार से चौंकाने वाली खबर आई है। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस दुकानों के तकरीबन 100 से अधिक ग्राहकों की भीड़ मिलने की खबर पर गया पुलिस ने छापेमारी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। शहर के छत्ता मस्जिद के निकट स्थित बॉम्बे बाजार रेडीमेड कपड़े की बड़ी दुकान में सैकड़ों की संख्या में शटर के अंदर ग्राहकों की भीड़ मिली। गया पुलिस के त्वरित कार्रवाई करते हुए रेडीमेड की दुकान को सील कर दिया। क्या सूचना क्या मिली थी सर? यहाँ सूचना हमें मिली थी, वो बताने सर जी हाँ, ट्रेड्स को सील किया गया। उसके बाद बॉम्बे बाजार को, इस बीच में वेटिंग प्रतीक्षा के क्रम में हमने वस्त्रालय को सील किया। रमना रोड में और भी वेटिंग है, हम करेंगे। सर ये कितने लोग थे सर लगभग अंदर? मोर देन 80 तो प्रतीत हो रहे थे, आपने देखा होगा। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जाएगी, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। पिनल सेक्शन में प्रशासन को कितना देर इंतजार करना पड़ा? ऑलमोस्ट 2 घंटे तो मिनिमम करना ही पड़ा है। गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह सामुदायिक किचन के निरीक्षण करने गया। शहर के अशोक अतिथि आवास सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। सरकार का व कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी लाभार्थियों को भोजन लॉकडाउन के अवधि में खासकर गरीब, रिक्शा चालक वैसे असहाय लोगों को सरकार की सुविधा को लोगों तक मुहैया प्रदान की जा रही है, जिसमें करीब 3000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और आज मैंने जिला स्कूल में और यहाँ पर अशोक अतिथि निवास में देखा, मैक्सिमम ऐसे लोग जो डेली गुजर बसर करते हैं, रिक्शा चालक हैं या किसी न किसी कारणों से इस समय उनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पे आकर ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और जो व्यवस्था है उसमें भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। लोगों से अनुरोध है कि ये सामुदायिक किचन इस लॉकडाउन के पीरियड में चलाया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। और जो भी व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है और जिनके पास भी अपने खाने का व्यवस्था नहीं है, तो सामुदायिक किचन का लाभ उठा सकते हैं। राज्य में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे बिहार में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस नियम को पालन कराने के लिए मसौढ़ी पुलिस के द्वारा स्टेशन रोड में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई है एवं नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को भी चेतावनी देते हुए उठक बैठक कराई गई है। नवादा पुलिस ने बघौली और बेहड़ा गांव के समीप हुई बाइक लूट कांड का पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें बाइक लूट कांड में शामिल 8 अपराधियों के साथ लूट के 5 बाइक एवं 13 मोबाइल बरामद किए गए हैं। लहेरी थाना अंतर्गत मथुरिया मोहल्ले में सक्रिय बदमाशों ने बैंक कर्मियों के घर से लाखों के जेवर और नकदी की चोरी कर ली। सूचना पाकर मौके पर आई पुलिस घटना की जांच में जुट गई। गृहस्वामी उमा शंकर पासवान भगान बिगहा पीएनबी शाखा में सहायक प्रबंधक के पद पर तैनात है। कर्मी की मां ने तबीयत खराब होने के कारण पूरा परिवार घर में ताला लगाकर पैतृक घर नगर थाना क्षेत्र के उपरावा गांव गया था। बदमाशों ने दीवार फांदकर घटना को अंजाम दिया है।